हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डायपोल मोमेंट के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एक्सियल पोजीशन पर यानी कि अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैलकुलेट करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि निरक्ष पर कोई भी हम पार्टिकल ले लें, पॉइंट चार्ज ले लें, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं सिस्टम। तो जैसा कि हम यहाँ पर हमारा मेन पर्पज़ है कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई पॉइंट कंसीडर किया है हमने पी, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये हमने पी पॉइंट कंसीडर कर लिया है, इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन ये मिड पॉइंट से इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेंगे। ये क्यू टेस्ट चार्ज हमने कंसीडर किया है, तो ये टेस्ट चार्ज पर इस प्लस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, वो आउटसाइड लगेगी, हमने इसको मान लिया है ई क्यू प्लस क्यू। और इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस टेस्ट चार्ज पर, वो इसकी अट्रैक्टिव फील्ड टुवर्ड्स लगेगी, इसको हमने मान लिया ई ड्यू टू माइनस क्यू। तो नेट जो इस पॉइंट पर, इस टेस्ट चार्ज पर जो नेट फील्ड लगेगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और उसकी डायरेक्शन कहीं यहाँ होगी ई नेट। तो हमें ई नेट कैलकुलेट करना है। ई नेट कैलकुलेट करने से पहले हम इनकी इंडिविजुअल फील्ड कैलकुलेट कर लें। तो फील्ड कैलकुलेट करना बहुत ईजी, हम जान चुके हैं फील्ड कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे कि भाई किसी भी दो चार्जेस के बीच फील्ड जो होती है वो क्या होती है, ई इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या मानी हमने, एल। इस एल को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a। तो यहाँ पर इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम हाफ मान लें तो ये हो जाएगी हमारी a। और ये हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इस मिड पॉइंट से इस p पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो क्या है, r हमने कंसीडर कर ली है। तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो इसका जो हमारा पास हाइपोटेन्यूज है यानी कि कर्ल, उसकी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो जो कर्ल का स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब के स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस बेस यानी कि ए स्क्वायर। तो हम इसको एल को लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो इससे हमें एल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, एल की वैल्यू मिल गई हमें, बस सिंपल है। तो हम यहाँ पर ड्यू टू प्लस क्यू जो फील्ड मिलेगी वो हमें क्या मिल जाएगी, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड मिलेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो हम दोनों की वैल्यू को मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। तो वो हम यहाँ पर कितनी मिल रही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज एल। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस। उनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, एल, उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एल का स्क्वायर किया है हमने, तो एल की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये मिल जाएगा हमें पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पर्टिकुलर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड मिल गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों फील्ड का वेक्टर एडिशन कर देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इसको हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि इस वाली जो फील्ड है, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा इसका ई साइन थीटा। ठीक है, दूसरी तरफ इस फील्ड को कंसीडर करते हैं तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलॉन्ग होगा ई ड्यू टू माइनस यू, तो वो भी होगा ई कॉस थीटा, और एक इसके इधर साइड वाला कंपोनेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ई साइन थीटा। तो ये ई साइन थीटा ड्यू टू माइनस क्यू और ये ई साइन थीटा ड्यू टू प्लस क्यू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, यानी कि परिमाण में बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। तो इसकी वजह से, इनकी दिशाएं विपरीत होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो क्या मिलेगी, ई कॉस थीटा ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई कॉस थीटा ड्यू टू माइनस क्यू।
तो इस तरीके से हम नेक्स्ट काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जो नेट फील्ड हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, ई कॉस थीटा ड्यू टू प्लस क्यू, और उसका एडिशन करेंगे हम ई माइनस ई कॉस थीटा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिलने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, ई की वैल्यू निकाल चुके हैं, हमने क्या निकाली ई की वैल्यू, ई की वैल्यू हमने यहाँ पर कंसिडर की कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इस ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो नेट मिलेगा वो मिलेगा 2 KQ कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। और कॉस थीटा होता क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल है, बेस अपॉन यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है हमारे पास, बेस इस ट्राइंगल की हम बात करें, ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है हमें, तो इसका बेस क्या है, ए। तो हमने कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज एल है, तो एल की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने वैल्यू यहाँ पर कॉस थीटा की कैलकुलेट कर ली है। अब कॉस थीटा की ये वैल्यू कैलकुलेट करके हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमने इस कॉस थीटा को जब पुट किया तो यहाँ पर ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और जो नेट हमें पास मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ई इक्वल्स टू 2 KQ a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये ए और ये आर, इन दोनों को हम जो कंसीडर करते हैं वो आर की वैल्यू को हम फार ग्रेटर देन मानते हैं इन कंपेरिजन टू ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसको, क्योंकि यहाँ पर ए जो है नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तो हम इसको ओवरऑल आर स्क्वायर के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, तो अब आर स्क्वायर को हम इक्वल मान लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल माना, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास बन जाएगी आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो आर की पावर क्या मिल जाएगी हमें 3। तो ये आर की पावर 3 हमने यहाँ पर कंसीडर की हुई है। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर, वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें ई इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि हम एक सिंपल चार्ज की वजह से, एक कोई चार्ज है उसकी वजह से जब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो हमें मिलती थी ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक नॉर्मल चार्ज की वजह से, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर हम ये निकालते थे। लेकिन हम अगर किसी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, उसकी एक्सियल पोजीशन पर हमने देखा था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वो थी 2KQ अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर क्या मिल रही है हमें यहाँ पर होगा P 2KP अपॉन आर क्यूब। ये थी एक्सियल पोजीशन पर, अक्षीय स्थिति पर, एक्सिस पर। अब यहाँ पर जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमें क्या मिल रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो मिल रही है हमारे पास इक्वल्स टू KP अपॉन आर क्यूब, यानी कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो एक्सियल पोजीशन के जस्ट हाफ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें, तो उसका जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन है, जो दूरी के साथ संबंध बनता है, वो बनता है ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के नॉर्मली। लेकिन जब डायपोल के केस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के क्यूब के बराबर। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आ गया हमारे पास। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर किसी डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है डिस्टेंस के साथ 1/r क्यूब, और किसी नॉर्मल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी वो होगी 1/r स्क्वायर के बराबर। तो ये था हमारे पास डायपोल से रिलेटेड, डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी हमने दो कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की, एक तो एक्सियल पोजीशन अक्षीय स्थिति और एक इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति पर। तो जो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी हमें वो होती थी 2KP अपॉन आर क्यूब, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है वो होती है KP अपॉन आर क्यूब। ठीक, बाकी नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में।
ये बात हम केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, लेकिन एक बेसिक सा हम यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डाइपोल पढ़ा तो उसी से रिलेटेड है थोड़ा, तो इसको हम एलेबोरेट कर रहे हैं थोड़ा, बाकी ज़्यादा डिटेल में आप लोग केमिस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे। पोलर नॉन पोलर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप इसको डिस्कस करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, और प्रोटॉन का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, संपाती हैं, तब तो वो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? वो मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन पोलर। यदि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो सेंटर ऑफ मास है वो रिजेंबल कर रहा है, वो एक ही है, तब उस केस में उनकी जो पोलरिटी होगी वो नहीं, वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं होंगे, यानी कि वो नॉन पोलर होंगे, अध्रुवीय होंगे। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं, यदि किसी अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र एक ही स्थान पर होंगे, अगर उनका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह होगा, कोइंसाइड करेगा, तब उस केस में वो नॉन पोलर होंगे। और अगर उनके जो सेंटर ऑफ मास है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास अगर अलग अलग है, तब उनके बीच पोलैरिटी आएगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल के, H2 है, वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, अमोनिया मॉलिक्यूल पोलर है, HCl मॉलिक्यूल पोलर है। जबकि हम बात कर लें नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, तो यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल है। एक और हमारे पास थोड़ा अच्छा तरीका समझने का कि वो सारे मॉलिक्यूल जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिनके एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, वो सारे के सारे अध्रुवीय अणु कहलाएंगे, नॉन पोलर कहलाएंगे। और जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जिनके एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अगर होगा, तो वो मॉलिक्यूल कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर हम एक डायपोल को रखें एक एंगल पर, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा, इस बात को हम देखेंगे। अगर उस पर फोर्स लगेगा तो वो कितना लगेगा, उस पर टॉर्क लगेगा तो वो कितना लगेगा। तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमने डायपोल को कंसीडर किया है। ये देखिए, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर की है? 2 है। तो एक डायपोल को कंसीडर किया गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखा हुआ होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो जैसे कि ये प्लस चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगता है। और जबकि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पर हमेशा जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इस बात को नोट कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स कब लगेगा? जब वो चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो ये एक हमने डायपोल को कंसीडर किया है। अब इस डायपोल को हमने रखा है, तो चूंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? ये है। तो इस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा? चार्ज इंटू मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q इंटू ई। तो ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर लगेगा इस चार्ज पर, QE यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक उसी तरीके से यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगने वाला है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है भैया, QE इधर को लग रहा है और QE ही इधर को लग रहा है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। भाई सीधी सी बात है, इस डायपोल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस +Q की वजह से इधर को लग रहा है, इस -Q की वजह से इधर को लग रहा है, ठीक है, इतनी बात भी सही है। लेकिन हम दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। तो हम जानते हैं फोर्स बल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि परिमाण बराबर और उनकी दिशाएं अलग, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि विपरीत दिशाएं हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो उनके बीच का जो नेट बल है वो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अब होता क्या है कि नेट बल तो 0 हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, और यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है वो इस लाइन के अलॉन्ग। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्स की क्या है? अलग अलग। लाइन ऑफ एक्शन जब फोर्स की अलग अलग होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? फोर्स टॉर्क जनरेट करने लगता है। ध्यान रखने वाली के लाइन ऑफ एक्शन यानी कि
क्रिया रेखाएं दोनों की क्या हैं, अलग अलग। मतलब जिस पर्टिकुलर, ये अगर इसके बात करें इस चार्ज पर, तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, और इसकी वजह से जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। तो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से, क्रिया रेखाएं अलग अलग होने की वजह से इस पर एक टॉर्क लगेगा, बल आघूर्ण लगने लगेगा। ठीक है, अब उस बल आघूर्ण को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 11th पढ़ के आए हैं, तो बल आघूर्ण क्या होता है बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग कि बल आघूर्ण क्या होता है कि किसी भी एक बल का परिमाण और उस क्रिया रेखा से उस बल की लंबवत दूरी। ठीक है, ये क्या होता है बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखने वाली कि दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको कंसीडर करना है हमें। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो फोर्स है, इस एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है और एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो इन दोनों के बीच की हमें ये वाली डिस्टेंस नहीं लेना है, हमें लेना कौन सी डिस्टेंस है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इस डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे। तो इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है और हम इसकी वैल्यू जान रहे हैं। इस वाले पार्ट की ये कितनी है, ये 2a है, और हम जानते हैं कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एंगल कितना है बना हुआ, भैया बोलो, थीटा एंगल है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला देखो भाई, तो इसकी 2a का ये थीटा एंगल का ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, 2a cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसको हम इतना लेते हैं, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा। और हमें यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए है, बस हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। अब हम इसको टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स जो भी लग रहा है साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हमने क्या लिया है 2a साइन थीटा हमारे पास आया था, तो हमने उसको ले लिया। अब फोर्स क्या है QE, तो QE इंटू 2a साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2a, ये 2a को हम Q के साथ कर लें, साथ में क्या मिल जाएगा इंटू ई साइन थीटा। तो Q इंटू 2a क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, डेट इज P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं 11th पढ़ के आए, तो हमें पता है कि साइन थीटा कब यूज होता है, जब दो वेक्टर्स के बीच हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, P साइन थीटा लिखें, या फिर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर कॉस थीटा होता है तो हम उसका क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर साइन थीटा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, बात कर रहे हैं आप टॉर्क की डायरेक्शन की यहाँ पर, तो इस फिगर से हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टॉर्क की डायरेक्शन है, हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो हमें क्या करना है, जो फोर्स है उसके डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर को रोटेट करेंगे। जैसे ये फोर्स है तो इसके डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर को रोटेट करेंगे, और जो थंब होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन को देगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इस फोर्स की डायरेक्शन में इसको रोटेट करें, तो जो थंब है वो इनसाइड जाएगा, तो टॉर्क हमें क्या मिलेगा, इनसाइड। यानी कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर साइड है, इस साइड, और टॉर्क क्या है इसके जस्ट इनसाइड। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ये है, और टॉर्क क्या है अंदर साइड। तो टॉर्क जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों के क्या ऐसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बात को हमें नोट करके रखना है कि जो टॉर्क होता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब बात आती है आखिरकार टॉर्क यहाँ पर करता क्या है। टॉर्क यहाँ पर ये कोशिश करता है कि देखो देखो देखो, इस पर इधर को टॉर्क लगेगा, इस पर इधर को टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करता है। टॉर्क का क्या काम होता है कि चार्जेस जो हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के अनुरूप अनुदिश लाने की कोशिश करता है टॉर्क। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। अब दो कंडीशन है यहाँ पर टॉर्क की,
कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम टॉर्क, अगर हम बात कर लें यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लॉन्ग अलाइन कर दिया, जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ज़ीरो। भाई एंगल क्या हो गया? ज़ीरो। तो यहाँ पर हम टॉर्क देखें, टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी ई साइन पी ई, टॉर्क बराबर क्या होगा हमारे पास? पी ई साइन थीटा, और दोनों के बीच का एंगल साइन ज़ीरो हो गया, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो। तो इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यानी कि हम कह दें अगर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गया है, तब उस केस में जो टॉर्क लगने वाला है उस पर वो क्या हो जाता है? ज़ीरो। ठीक है, और इस कंडीशन को कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, यानी कि अस्थाई संतुलन अवस्था कहेंगे हम। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अलाइन हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में आ जाए। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या है? ये, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गई, तब इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा भैया? ये इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन P और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 180। तो इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया, तब इस केस में यहाँ पर टॉर्क अब भी क्या रहेगा? ज़ीरो। देखो ना, P साइन 180 और साइन 180 फिर ज़ीरो, तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है, जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, उसको हम कहेंगे अस्थायी संतुलन। क्या कहेंगे? अस्थायी संतुलन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं गॉस के नियम के बारे में। गॉस के नियम, गॉसेस लॉ। तो गॉस ने जो भी बातें हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात है? देखिए, कोई भी क्लोज सरफेस है, किसी भी बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, उससे जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, वो उसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जैसे मान लें हम कि कोई हमने एक क्लोज सरफेस ले ली, ठीक है, तो इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है? मान लेते हैं ये हमने क्लोज सरफेस ले ली, इस सरफेस के अंदर चार्ज क्या है? +Q। तो इस सरफेस से जो गुजरने वाला, पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो उस चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता यहाँ पर है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस क्या होता है? उसके चार्ज के उस सरफेस के द्वारा जो इनक्लोज्ड चार्ज है उस चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये गॉसेस लॉ है। अब इसका एलेबोरेशन करेंगे, आप आखिरकार क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो उन्होंने एक दो लाइन कह दी कि भाई ठीक है जाओ, अब तुम्हें समझ में आया नहीं आया हमें क्या मतलब, लेकिन अपना को समझना है चीज़ों को, अपना क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन से नाम बात याद आई कि अपना गॉसेस नियम कंप्लीट हो जाएगा। गॉसेस लॉ के बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपना पूरा 1 या 2 लेक्चर अपना लेंगे, पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितना भी अपना ने पढ़ा है स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारे के सारे क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज इन टेक्स्ट वगैरह सब चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी बुक है उस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सब चीज़ें सॉल्व करेंगे अपना। ठीक है, तो अब बात फिर से आते हैं वापस अपने गॉसेस लॉ पे। तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग भाई एक तो इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, क्या था कि किसी भी क्लोज सरफेस है उससे गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है, उससे पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है, वो उस सरफेस के द्वारा जो चार्ज इनक्लोज किया गया है, जो आवेश उस सरफेस द्वारा बंद कर दिया गया है, उस आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक है, ये तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब अपना समझते हैं कि क्या बकवास है, क्या बकवास कर दी इनने, और ये समझ में तो आया नहीं। अब अपना समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमें चीज़ों को एलेबोरेट करना है, किस तरीके से समझना है। तो इसका हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अपना को क्या करना है भैया, बहुत सिंपल सी बात है। अपना एक ऐसा गोला मान लेते हैं, अपना को तो मानना है क्योंकि फिजिक्स मैथ पढ़ना है तो मानना तो है ही। अब बिना माने काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं
कि भाई अपना ने मान लिया कि एक स्फेयर ले लें, अपना गोला ले रहे हैं जिसकी सेंटर पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो क्या है आर, और उसकी रेडियस यानी कि सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट मान लेते हैं पी। जैसे कि हमने एक गोला मान लिया, उसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर इस रेडियस पर यहाँ पर एक पॉइंट अपना ने कंसिडर किया है पी, ये पॉइंट कंसिडर किया है पी। अब हमें इस पी पॉइंट पर पहले तो इस प्लस क्यू चार्ज से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज है भैया, कोई भी चार्ज है प्लस क्यू चाहे कोई भी हो, और उसके अगर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें तो क्या होती है हमारे पास, भाई हम पहले से जानते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हमें पहले से ही आता है, इतना तो गॉस ने बताया, कौन सा एहसान कर दिया। ठीक है, लेकिन अब बात कर रहे हैं गॉस ने क्या कहा एक्चुअल में। ठीक है, अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मिल गया, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इसके बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये बात तो गॉस ने कौन सी बता दी, बेहतर हम पहले से ही जान रहे हैं। चलो तुम पहले से जान रहे हो, ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कह रहे हो ये तो बहुत आसान काम है भाई, वेक्टर फॉर्म में लिखना क्या है, उसका यूनिट वेक्टर लगा देना है मैग्नीट्यूड पे। भाई कोई भी वेक्टर की दो क्वांटिटी होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि इसको डायरेक्शन को। तो हम ये मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है ही है, इसका हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते। तो लो, यूनिट वेक्टर लगाने के बाद हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। ठीक है भैया, मान लिया तुम्हें आता है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर्टिकुलर पी पॉइंट से एक स्मॉल एरिया मान लेते हैं। एक देखो हमने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया है, ये डी एस, एक स्मॉल एरिया क्या मान लिया है, डी एस, दिख रहा होगा आपको डी एस। ठीक है, इस एरिया को कंसिडर किया है। अब उस एरिया से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, भैया फ्लक्स गुजरने वाला है तो फ्लक्स क्या होगा उस पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाला, तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर्टिकुलर एरिया जिससे हमें फ्लक्स निकालना है उसका एरिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्मॉल एरिया मान लिया डी एस, तो डी एस एरिया हो गया, और उससे गुजरने वाली फील्ड क्या है ई। तो यहाँ पर जो फ्लक्स गुजरने वाला इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया से, वो क्या गुजरने वाला है, इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स गुजरने वाला है वो क्या है, ई डॉट डी एस। ठीक है भैया, इतना तो हमें भी आता है। अब ई की वैल्यू हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास भैया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, पुट कर दिया तो यहाँ पर फाई क्या मिल जाएगा हमें, क्योंकि स्मॉल एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स है तो हम इसका स्मॉल एलिमेंट ले लें डी फाई, और क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एरिया दैट इज डी एस, ये हमें मिल गया। ठीक है, ये यहाँ पर हमें भी दिख रहा है, कह रहे जी कौन सा अनोखा बता रहे हो। अब ये तो हमने एक स्मॉल एरिया से ले लिया गुजरने वाला फ्लक्स, अब हम मान लें टोटल पूरे सरफेस पूरा गोले से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। भाई अभी तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट माना था, स्मॉल एरिया माना था डी एस, अब हम पूरे गोले से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि टोटल गोले का अब हम क्या ले लें, एरिया, सिंपल है। तो हम पूरे गोले का फ्लक्स ले रहे हैं, तो हमने पूरे गोले का फ्लक्स ले लिया, फील्ड तो सब पे सेम रहेगी, और वो क्या रहेगी भैया, क्या रहेगी बताओ, अरे बोलो क्या रहेगी, फील्ड रहेगी कितनी, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और चूंकि पूरे गोले का एरिया क्या है 4πr स्क्वायर। भैया इतना सबको दिख रहा है, 4π से 4π निपटा दिया, अरे बोलो रे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर निपटाओ, बोलो बे। तो अब क्या बचा, फाई इक्वल्स टू क्या मिला हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस गॉस ने जो भी कहा वो सही कहा था, क्या कि किसी भी, देखो ये हमें मिला इतना, अरे बोलो यार, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल गया। तो गॉस ने भी तो यही बात कही थी कि किसी भी एक बंद सरफेस है, बंद क्लोज सरफेस है, उस सरफेस से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो उस बंद सरफेस के अंदर जितना चार्ज है टोटल, उस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होती है। नहीं मान रहे हो मेरी बात को, ले देखो, यही तो है, यही तो है, यही तो है, 1/ε0 टाइम्स है नहीं भैया। अरे बोलो, उस गोले से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है, चार्ज के 1/ε0 टाइम्स है नहीं है। बस यही बात तो उन्होंने बताई थी, इति सिद्धम। ध्यान रखने वाली बात है कि हमें जो चार्ज लेना है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है उसको लेना है। मान ले हम अगर कोई क्लोज सरफेस हमने कंसीडर की, उस पर अभी तो हमने चार्ज सिर्फ प्लस क्यू लिया था, अब मान ले उस पर +Q1 +Q2 +Q3 इसके अंदर ही है चार्ज,
तो क्लोज सरफेस के अंदर अगर इतना चार्ज है तो हम उस सब का एडिशन करके चार्ज लेंगे। जैसा कि अगर हम कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस है उसमें एन कई सारे चार्ज हैं तो हम उसका टोटल लेंगे। ठीक है, तो हमें नेट चार्ज लेना है, उस पर ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखने वाली है कि क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए चार्ज। अगर बाहर है क्लोज सरफेस है तो हम उस चार्ज को कंसीडर नहीं करने वाले हैं। क्या बात समझ में आई? बोलो भाई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होगी। बोलो यार, नहीं आई क्या? अब बात कर रहे हैं कि इनके कुछ फैक्ट इन्होंने साथ में, उन्होंने कहा कि भैया हम इतनी बात बता रहे हैं लेकिन कुछ बात दो चार हमारी और सुन लो। ठीक है, लोगों ने कहा सुनाओ। तो गॉस ने बताया, भैया बोले देखो भाई ऐसा सिस्टम चल रहा है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से अगर हम फ्लक्स देख रहे हैं तो वो जो फ्लक्स है वो उसकी ना शेप और ना ही साइज पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या है कि सरफेस कैसी भी हो, चाहे आड़ी तिरछी गोल मटोल टेढ़ी टुगड़ी कानी कुबड़ी कैसी भी सरफेस हो, उसके ना ही स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, ना मोटी सरफेस पतली सरफेस, फुटबॉल हो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कुछ भी हो सरफेस, उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, कितनी बड़ी है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा कि उस सरफेस पर चार्ज, उस सरफेस के अंदर चार्ज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आया भाई? दूसरी बात क्या थी कि भाई ये बताया कि भाई गॉस लॉ सिर्फ उन्हीं पर अप्लाई होगा, उन्हीं चीज़ों पर अप्लाई होगा कि जो कूलॉम लॉ को फॉलो करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जो कूलॉम को फॉलो करेगा वो गॉस उस पर अप्लाई होगा, जो कूलॉम को फॉलो नहीं करेगा गॉस उस पर अप्लाई नहीं होगा। सिंपल सिंपल। और बात बताइए, बोले और सुन लो। जब दो चार बातें सुनी तो दो चार और सही। अरे जब इतना खर्चा हो रहा है तो थोड़ा खर्चा और सही है नहीं मालिक? चलो, तो उन्होंने बताया कि अगर कोई सिमेट्रिकल हमारे पास चीज़ है, जैसा कि हम मान ले रहे हैं एक क्यूब ले रहे हैं अपना, क्या ले लें? क्यूब। तो हमने सब ने क्यूब बनाना बचपन से सीखा है, डब्बा। देखो क्यूब कैसे बनाते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गया अपना क्या? क्यूब। अब इस क्यूब के अंदर, अरे क्यूब नहीं बनना है, कुछ नहीं, एक गत्ता ले आना अपने घर पे, कोई भी डब्बा होगा उसको उठा लेना, वही तुम्हारा क्या है? क्यूब। अब उस क्यूब के अंदर क्या है? जो चार्ज है वो ये क्यूब इनक्लोज है, इसके अंदर है। अब इसकी एन साइड है, हालांकि इसकी 6 साइड होती है क्यूब की, लेकिन अपना मान ले रहे हैं कोई भी ऐसी सिमेट्रिकल चीज़ है अपने पास जिसके एन साइड है, ठीक है, एन फलक है, तो उसके एक साइड से, एक फेस से, इसके कितने फेस होते हैं क्यूब के? 6 फेस। तो किसी भी सिमेट्रिकल वस्तु है उसके एक फेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, मान लिया जैसे यहाँ पर ये क्यूब है, इसके 6 फेस हैं, तो 6 फेस से टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम एक फेस से देखेंगे तो जो एक फेस से मिलेगा वो क्या मिल जाएगा हमारे पास? ये हम बात कर रहे हैं क्यूब के बारे में, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक उसी तरीके से हम कोई ऐसी सिमेट्रिकल वस्तु मान ले रहे हैं जिसके एन फेस है, एन फलक है, तो उससे जो टोटल होगा वो तो यही होगा, हमेशा यही होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसके एक फेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? एक फेस से वो हो जाएगा Q इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इतनी बात क्लियर है? और जो नेक्स्ट बात बोली कि उन्होंने ये बताया कि भाई कि जो गॉसियस सरफेस है वो उसका एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे वो पास हो सकती है। ठीक है, तो ये बात थी भैया गॉस के बारे में। तो ये बात अपना ने गॉस के लॉ से संबंधित अपना ने सीखी, गॉस का लॉ थोड़ा बहुत समझा, उम्मीद है शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बार बार इस चीज़ को समझेंगे, सोचेंगे, बुक्स जो है उसको पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, समझ में आएंगी। अब आगे हम क्या करेंगे, इसी गॉस के नियम को हम अप्लाई करेंगे, अलग अलग तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, सीखेंगे कि क्या क्या किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो तब तक के लिए मज़े करो, मौज करो, बिंदास रहो। और जो भी अपना ने पढ़ा अब तक के, 6ठा लेक्चर ये होने जा रहा है, तो अपना इन सब चीज़ों 6 लेक्चर है, इन सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर लें। ठीक है, दोबारा से आप लोग। और साथ में क्या करना है आपको, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो होंगे वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, साथ में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान रखें, और जो भी हिंदी मीडियम के लोग हैं खासकर उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक।
क्योंकि भाई हिंदी मीडियम का ज़्यादा मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इस चीज़ को कंसिडर करें, साथ में अपने दोस्तों सहपाठियों तक शेयर करें इस चीज़ को। और अगर हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कत कमी महसूस हो रही हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप उसको बताएं। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, जय जिंदाबाद ज़बरदस्त। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। और स्टे होम, स्टे सेफ, एन्जॉय योर लॉकडाउन। थैंक यू वेरी मच।